हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। हम लोग मूलाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपको मूलाधिकार वास्तविकता में समझ में आए। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने समता के और या समानता के अधिकार को बहुत अच्छे समझ लिया है, एक एक आर्टिकल करके समझ लिया है। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत ढंग से हमने समझा। और आज जो नंबर है वो है आर्टिकल 23 का। प्रयास करूंगा 24 भी आज हो जाए, पर पहले मैं 23 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 23 जो है और 24 जो है, उनको संयुक्त रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। यानी कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, और उस शोषण के क्या आधार हैं, किस बेस पर वो आपको अधिकार मिले हैं, उनकी चर्चा आर्टिकल 23 और 24 में है, जिनको हम देखना शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल 23 जो है वो क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का व्यापार करना। और वो भी कैसा, पहले तो व्यापार करना ही बहुत गलत है, ठीक है। मतलब कि आदमी को, पुरुष को, स्त्री को, बच्चों को चीजों के समान, वस्तुओं के समान उनकी तरह से उनको ट्रीट करके खरीदना बेचना, ये मानव दुर्व्यापार होता है। तो आर्टिकल जो 23 है वो दो चीजों के बारे में बोल रहा है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। बलात् मतलब जबरदस्ती, श्रम मतलब मेहनत कराना, तो इसका निषेध करता है। आर्टिकल 23 क्या करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव दुर्व्यापार, उन मानव की खरीद फरोख्त को निषेध करता है। अगर ऐसा कोई करता है तो वह जिन व्यक्तियों को खरीद बेच रहा है तो उनके मौलिक अधिकारों का वह उल्लंघन कर रहा है, जो कि एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का हनन भी है और दंडनीय अपराध भी है। किन कानून के माध्यम से, किस कानून के माध्यम से उसको दंडनीय बनाया गया है, इसको समझना है। साथ में बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती किसी से काम लेना, या किसी को आप काम करा रहे हैं, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, या पैसा दे रहे हैं तो कम पैसा दे रहे हैं, जितना बनता है उससे कम पैसा दे रहे हैं, ये सब बलात् श्रम की श्रेणी में आ जाता है। एक एक करके इनको समझते हैं। मैं इसको उतार देता हूं, जब बोलने लगते हैं तब ना गर्मी लगने लगती है, गर्मी, शरीर में गर्माहट आ जाती है। जो पहला शब्द है संविधान में, मानव दुर्व्यापार, ये किसको मानव दुर्व्यापार माना जाए, क्या चीज है मानव दुर्व्यापार, उसकी परिभाषा 4 बिंदुओं में की गई है। मानव दुर्व्यापार क्या चीज है, इसका पहला पॉइंट ये है कि किसी भी पुरुष, किसी भी स्त्री या बच्चे की वस्तु के समान खरीद बिक्री करना। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति का, मानव दुर्व्यापार का पहला पॉइंट है कि किसी भी पुरुष की, किसी भी महिला की, किसी बच्चे की, किसी चीज के सामान क्या कर रहे हैं, हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, मानव दुर्व्यापार का मामला है। दूसरा, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, है ना। अनैतिक दुर्व्यापार, एक तो दुर्व्यापार हो गया तो वो अपना आप ही गलत हो गया, बेचना वो हो गया। अनैतिक में और चीजें गलत हो जाती है, यानी कि उनकी बॉडी के साथ में गलत चीजें करना, है ना। और बॉडी के साथ में, महिलाओं की बॉडी के साथ में और बच्चों की बॉडी के साथ में अनैतिक दुर्व्यापार, यानी कि जो वेश्यावृत्ति आती है, जो प्रोस्टिट्यूशन आता है, तो जबरदस्ती क्या होता है कि बच्चों को उठा लेते हैं, महिलाओं को उठा लेते हैं और उन्हें वेश्यावृत्ति के कामों में जबरन धकेल दिया जाता है। ये एक अभिशाप है, ये एक अभिशाप है। बहुत कष्ट होता है ऐसी बातें सोच करके कि वो लोग कैसे लोग होते हैं कि मतलब जो दूसरों के बच्चों को, दूसरों की लड़कियों को, खासकर आदिवासी क्षेत्रों से लड़कियों को उठा लाते हैं, जबरन ऐसा होता है, और उनको वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी वेश्यावृत्ति को सही ठहराते हैं कि भाई वेश्यावृत्ति ठीक है, जो समाज के लोग हैं उनके भाव हैं वो निकल जाते हैं, रेप होने से बच जाता है। वो भी एक रेप ही है, वो भी रेप से कोई कम नहीं है। आप किसी की बेटी के बारे में कहीं बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की बेटी कहीं से अगवा हुई होगी, किसी की बहन अगवा हुई होगी, और उसके बारे में इतना सरलता से लोग बोल देते हैं अरे ये तो ठीक ही है। आप उनसे पूछ के देखिए जिनको पता भी नहीं कि उनकी बेटी कहाँ है और वह बेटी कितने भयंकर दर्द, मैं तो कहाँ जानता हूँ, मेरा हृदय भी इस समय भी इस चीज़ में मतलब बेकार हो गया। मैंने फ्री पढ़ाया था, फ्री इसलिए पढ़ाया था कि यूपी पुलिस में दरोगा बने ये लोग। आप लोगों को भी निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। एक ही इच्छा, एक ही कामना है कि आप लोग एक अच्छे पुलिस वाले बने, ठीक है। समाज में यदि कहीं गलत हो रहा है तो उस चीज़ को आप ठीक करें, परंतु जब सिस्टम ही इन चीज़ों को नहीं चाहता है। यूपी पुलिस एसआई में आज भी बहुत सारी चीज़ें अपारदर्शी हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, गलत तरीके से लोग गए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेहनत से भी जा रहे हैं, उनको तो सलाम है, वो मेहनत से जा रहे हैं, पर इतना कष्ट होता है इन चीज़ों को देख करके कि ऐसे लोग जाएंगे तो ऐसे अपराधों को बढ़ोतरी ही मिलेगी, कम नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें तीसरा है देवदासी। एक देवदासी परंपरा
परंपरा है जो 6वीं शताब्दी से चालू हुई थी। मतलब कि क्या था कि लोग अपनी बेटियों को मंदिरों के साथ ब्याह देते थे या देवता के साथ, मंदिर में जो प्रतिष्ठित देवता है उसके साथ ब्याह देते थे। ये कुप्रथा थी या इसको कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। अपनी बेटियों को मनौती के तौर पर, मतलब मनौती मांगी, मनौती पूरी हो गई, उसके आधार पर फिर अपनी बेटियों को मंदिर में दे दिया गया, तो वो देवदासी कहलाई। तो ये भी एक मानव दुर्व्यापार का ही मामला है। ये भी बात सुनने में आती है कि उन महिलाओं के साथ वहां पर मतलब जो क्या कह सकते हैं उसको, सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं भी इन देवदासियों के साथ वहां देखने में आती थी। तो देवदासी होना भी एक एम सुब्बलक्ष्मी है ना, सुब्बुलक्ष्मी, मेरे दिमाग से महालक्ष्मी है, सुब्बुलक्ष्मी मेरे इस तरह दिमाग से निकल रहा है, बहुत बड़ी वोकल आर्टिस्ट हैं वो, और वो भी देवदासी ही कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। वही ये बात पूरी की पूरी निकल के आई है। दूसरी बात है, किसी को दास बनाना, किसी को सेवक बनाना, ये भी एक मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। तो आर्टिकल 23 किस चीज का निषेध करता है कि किसी भी मनुष्य की खरीद बिक्री, महिलाओं के साथ दुर्व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी प्रथा और दास प्रथा, ये सब की सब आपकी मानव दुर्व्यापार में आती है। और आर्टिकल 23 के तहत इस मानव दुर्व्यापार को पूर्णतः निषेध करा गया है, मनाही की गई है। यदि इनका उल्लंघन करता है तो मानव दुर्व्यापार का अपराधी होगा, तथा जिस व्यक्ति के प्रति करता है उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का वह प्रतिभागी होगा और दोषी ठहराया जाएगा। 1956 के अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम द्वारा इस पूरे के पूरे कृत्य को दंडनीय अपराध बनाया गया है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जितने भी अधिनियम अलग से बनाए गए हैं उनमें जो अपराधों को वर्गीकृत किया गया है, अपराधों को जो बांटा गया है, वो बांटा गया है आपके किस तरह में, संज्ञेय अपराधों में, यानी गंभीर अपराधों में उनको रखा गया है, गैर जमानती अपराधों में उनको रखा गया है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी चाहिए। अब जो दूसरा इसमें शब्द है बलात् श्रम, बलात् मतलब बलात्, हठात, जबरदस्ती, श्रम मतलब मेहनत, मजदूरी कराना, है ना। बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती, इच्छा के विरुद्ध काम लेना, ये बलात् श्रम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बलात् श्रम कहलाता है। तो इसका भी निषेध आर्टिकल 23 कर रहा है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। अब ये जो जब बलात् श्रम है, इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा की गई है आर्टिकल 23 के अंतर्गत ही। क्या कहा जा रहा है कि बलात् श्रम में सबसे पहले आता है बेगार, बेगार, है ना। ऐसे बोल देते हैं ना कि यार यार चलो ठीक है, ठाली से बेगार सही, ऐसे हमारे क्षेत्र में तो बोलते हैं इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि ठाली से बेगार सही। ठाली मतलब खाली, खाली खाली पड़े उनसे बेगार सही। बेगार का मतलब होता है कि आप किसी का काम कर रहे हैं और उसमें आपने जो काम किया उसका रुपया पैसा नहीं लिया, उसका वेतन नहीं लिया, उसका पारिश्रमिक आपने नहीं लिया, यानी कि उसकी एवज में आपने कोई भी धन प्राप्त नहीं किया, ये होता है बेगार। तो जब बलात् श्रम का निषेध हो रहा है तो सबसे पहली बात आती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक या वेतन दिए कार्य नहीं करा सकता। बेगार कराना किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है आर्टिकल 23 के मुताबिक। दूसरा है एक बंधुआ मजदूरी। ये पता भी है कि एक बंधुआ मजदूरी क्या करते हैं कि जब पीढ़ियों बड़े मतलब जमींदार इत्यादि पहले होते थे, 1954 में जमींदारी का उन्मूलन किया गया। तो मतलब क्या होता था, बंधुआ मजदूरी प्रथा चली आ रही थी कि जो लोग पहले जमींदारों से, सेठ साहूकारों से पैसा लेते थे, चुका नहीं पाए, तो वो क्या रखते थे, अपने पास बंधुआ मजदूर रख लेते थे। मतलब आजीवन उनको काम कराते रहते थे, ठीक है, और पूरी जीवन वो काम करते रह जाते थे, उनको धन इत्यादि कुछ नहीं मिलता था। तो ये बंधुआ मजदूरी प्रथा थी, कुप्रथा थी। ये बंधुआ मजदूरी कराना भी आपके बलात् श्रम के अंतर्गत ही आता है। सरकार ने 1976 में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन मतलब हटाना, समाप्त करना, इसके संदर्भ में अधिनियम पारित किया और उसके अनुसार बंधुआ मजदूरी क्या है, कराना एक अपराध है जो दंडनीय बनाया गया है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976। उसके बाद इसी बलात् श्रम में क्या आता है, न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना। यानी कि मान लो कि कोई मजदूर काम करने आया, आपके घर काम करने आया, और अभी जो न्यूनतम मजदूरी चल रही है प्रतिदिन के हिसाब से वो 500 रुपये महीना चल रही है। आप क्या काम करते हो, उसको जबरदस्ती क्या काम करते हो, काम करा रहे हो कि नहीं तू 300 में काम करेगा, तो 200 में काम करेगा, अरे तू कुछ नहीं है, भाग यहाँ से, ये वो फलान ढिमा का। तो आप जबरदस्ती जब न्यूनतम मजदूरी से भी कम मूल्य पर या वेतन पर या पारिश्रमिक पर काम कराते हैं, तो यह भी उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन आर्टिकल 23 के बलात् श्रम के
संदर्भ में आप उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। और इस अपराध को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1978 के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कि आर्टिकल 23 में जो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम है वो निषेध करता है, वो किस किस चीज का निषेध करता है, ये सब आपको पता लग गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं एक चीज की, इसमें ये जो अधिकार है ना, बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार का निषेध, ये किसी भी व्यक्ति के पास राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति आपसे ये सब काम कर रहा है, आपके प्रति ये काम कर रहा है, तो आपको अधिकार है उस व्यक्ति के विरुद्ध भी। और राज्य, यानी कि राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब पूरे शासन से है, पूरे सिस्टम से है। राज्य की परिभाषा सब अलग अलग दी गई है, इसको भी मैं कभी आपको आराम से बता दूंगा। राज्य का मतलब आप देश से लगाइए, तो देश के विरुद्ध भी आपको अधिकार है। देश भी आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। परंतु यहां पर एक अपवाद है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सार्वजनिक उद्देश्य, यानी कि सबकी भलाई के लिए, यानी कि देश के हित के लिए, है ना, अगर कोई अनिवार्य सेवा करनी पड़े, है ना, कोई अनिवार्य सेवा करनी पड़े, यानी कि अगर कोई युद्ध हो रहा है और वहां पर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जवानों की संख्या कम हो गई है, तो राज्य आपको बाध्य कर सकता है कि आप जाओ सेवा करो। आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को आप बलात्श्रम आप मुझसे नहीं करा सकते, ऐसा नहीं कह सकते। मेरा अधिकार है कि आप बलात्श्रम मुझसे नहीं करा सकते। अगर सार्वजनिक उद्देश्य का मामला है, देश हित का मामला है, सेवा करना अनिवार्य है, या तो सैन्य सेवा या कोई भी सामाजिक सेवा, कोई भी समाज में शासन प्रशासन या कोई भी आपसे काम लेना चाहता है, तो आपको वह काम करना पड़ेगा। ये बात है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा तो ये मौलिक अधिकार है, आप कैसे काम करा रहे हो। नहीं, यहां पर अपवाद है। राज्य आप पर वह उस सेवा को आरोपित कर सकता है, आपको लगा सकता है, और आपको फिर ये लगने लगे चलो यार कोई बात नहीं, आपने मेरे को जबरदस्ती लगा तो दिया, मैं काम कर रहा हूं, अब मुझे इसका पारिश्रमिक भी चाहिए, क्योंकि आप बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकते मुझसे, मेरा मौलिक अधिकार है। तो यहां पर फिर संविधान एक बात कह रहा है कि आप जो सार्वजनिक सेवा करोगे, अनिवार्य सेवा करोगे, उसके एवज में राज्य जो है वो आपको धन देने के लिए भी बाध्य नहीं है। आपको आवश्यक एवं अनिवार्य रूप से वह सेवा राष्ट्रहित में, सार्वजनिक हित में करनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 23 के बलात्श्रम का एक अपवाद है, जो आपको जानना और समझना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आगे आपका आर्टिकल 24, जो डायरेक्टली बाल श्रम का निषेध करता है, परंतु उसको समझना थोड़ा सा आवश्यक। आर्टिकल 24 बात करता है सीधे सीधे, अगर हम बात करें बाल श्रम के निषेध की, चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चा 14 साल से कम आयु का है, मूलभूत जो बात है 14 साल से, क्योंकि 14 साल से नीचे क्यों रखा गया है यहाँ पर? 14 साल से नीचे इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान में प्रावधान है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है। तो 14 साल से नीचे के बच्चे की यहाँ पर बात की गई कि 14 साल से नीचे के बच्चे को आप बाल श्रम में नियोजित नहीं कर सकते हैं, उसको काम पे नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 24 बात करता है, वो क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन मतलब नियुक्ति, यानी कि लगाना, काम पर रखना। कारखानों आदि में बालक के नियोजन का निषेध, यानी कि बाल श्रम का निषेध। बच्चों को काम पे नहीं लगाना है, 14 साल से नीचे के बच्चों को। अब जब आर्टिकल 24 में जो बात हुई, वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बात की गई है। वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बात की गई है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि किसी भी 14 साल से कम आयु के बच्चे को आप किसी फैक्ट्री में काम पे नहीं लगा सकते, जो आर्टिकल 24 में बात हो रही है। आप किसी माइन में, यानी खदान में, किसी खान में नहीं लगा सकते, या ऐसी किसी गतिविधि में जहां का जो माहौल है वो परिसंकटमय है। परिसंकटमय, परि मतलब घिरा हुआ, संकटमय मतलब संकटमय, ठीक है। परि मतलब चारों ओर, संकटमय मतलब कि वहां पे प्रॉब्लम है, वहां डेंजरस एरिया है पूरा, जैसे विस्फोटक की सामग्री हुई, या वहां पर कोई केमिकल फैक्ट्री है, या कोई विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री है, पटाखे बनाने की फैक्ट्री है। तो ऐसी खतरनाक जगहों पर आप किसी भी 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते, और ना ही रेलवे में आप किसी भी काम के लिए 14 साल तक के नीचे के बच्चे को नियोजित नहीं करेंगे, उनका नियोजन नहीं करेंगे, उनको काम पे नहीं रखेंगे। ये बात आर्टिकल 24 में कही जा रही है कि 14 साल से कम के आयु के बच्चों को आप वहां पर नहीं रख सकते हैं। परंतु यहां पर जो आर्टिकल 24 है, यहां पर इसका यह मतलब नहीं है
कि पूर्ण प्रतिबंध हो गया। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है कि बिल्कुल बच्चों से काम नहीं कराना, उनको रखना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई 14 साल से नीचे के बच्चों को तुम काम पे नहीं लगा सकते। कहां? किसी फैक्ट्री में, किसी खदान में, खान में, या किसी डेंजरस सर्कमस्टेंसेस वाली या डेंजरस एनवायरमेंट वाली फैक्ट्री पे, जगह पे जहां पे बच्चे को हानि हो सकती है, या रेलवे में आप उसको काम पे नहीं रख सकते। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था, कभी नहीं था कि भाई कि आप कहीं भी काम पे ना लगाओ। आर्टिकल 24 प्रतिषेध करता है इन कंडीशन का, खदान का, फैक्ट्री का, परिसंकट में माहौल वाली जगहों का, रेलवे का, परंतु प्रतिषेध नहीं करता, मनाही नहीं करता किस चीज की? ऐसी जगहों पर काम करने से जहां पर नुकसान नहीं पहुंच सकता है ना, मतलब नुकसान ना पहुंचाने वाले स्थानों पर काम करने की मनाही नहीं करता। यहां पर ये 24 ये कह रहा है, आर्टिकल 24, कि भाई वो जो खतरनाक जगह है वहां पर बच्चे काम ना करें। 14 साल से नीचे के अगर आप उसको काम पे वहां पे लगा रहे हो तो आप उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट्स का आप वहां पे वायलेशन कर रहे हो। पर इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चा कहीं भी काम ना करे। जहां बच्चे को नुकसान नहीं है वहां पे बच्चा काम कर सकता है। ये इनडायरेक्टली बात यहां पर है, यानी कि प्रतिषेध नहीं किया गया कि वहां पे बच्चा काम करना चाहे तो मना ही है। परंतु आप सबको पता है कि धीरे धीरे चीजें बदली, अब बच्चा तो काम करेगा ही। तो सन 2006 में सरकार ने प्रतिषेध कर दिया, सरकार ने और ज्यादा बैन्स लगाए बच्चों के काम करने पर, कि आप बच्चों को पहले तो इन जगहों पर तो रख ही नहीं सकते थे, परंतु यहां पर यह बात नहीं थी कि भाई जहां पे नुकसान नहीं पहुंच रहा है वहां पे आप नहीं रख सकते। तो बच्चा क्या काम कर रहा है? किसी होटल में काम कर रहा था, किसी रेस्तरां में काम कर रहा था, किसी चाय वाले की दुकान पे काम कर रहा था, किसी स्पा में काम कर रहा था, घर में घरेलू नौकर की तरह काम कर रहा था। तो इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया सन 2006 में सरकार ने कि कोई भी बच्चा घरेलू नौकर की तरह से काम नहीं करेगा, होटल में काम नहीं करेगा, रेस्तरां में काम नहीं करेगा, किसी दुकान में काम नहीं करेगा, किसी कारखाने में काम नहीं करेगा, किसी स्पा में काम नहीं करेगा, किसी चाय वाले की दुकान पर काम नहीं करेगा। यहां पर निषेध हो गया, यह बात हो गया। यानी कि बाल श्रम पर बहुत हद तक जो यहां पर यह वाली कमी छूट रही थी, इसको भी भरपाई करने की कोशिश की गई सन 2006 में सरकार के द्वारा। परंतु पूर्णतः प्रतिबंध यहां पर बाल श्रम पर देखने के लिए नहीं आया। तो सन 2012 में बाल श्रम पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्ण रूपेण प्रतिषेध, निषेध कर दिया गया कि किसी बच्चे को आप 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते हैं। उसको आप पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजिए। हम लोग निःशुल्क शिक्षा का जो व्यवस्था है, अनिवार्य शिक्षा जो है, मौलिक अधिकार है बच्चे का, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये बात पूरी आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हुए आर्टिकल 23 और 24। कल आगे धार्मिक स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।